इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि जिनवू अपनी खुद की एक गिल्ड ओपन करता है जिसको चाहीन भी ज्वाइन करना चाहती थी। जिनवू अब उसका एंट्रेंस टेस्ट लेता है जिसमें उसकी लड़ाई इग्रिस और बेरू से होती है, लेकिन आखिर में चाहीन बता देती है कि असल में वो ये गिल्ड जिनवू के लिए ज्वाइन करना चाह रही थी। इसके बाद हम फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स को देखते हैं जो कि अमेरिका में है। इसके डायरेक्टर का नाम डेविड है और इसके पास माइकल और सेलेनर नाम के 2 लोग आते हैं। असल में जेजू आइलैंड रेड के बाद जिनवू पूरी दुनिया में फेमस हो गया है और अमेरिका भी चाहता है कि जिनवू कोरिया छोड़कर अमेरिका का हंटर बन जाए। उसने माइकल और सेलेनर को जिनवू से मिलने भी भेजा था। सेलेनर की एबिलिटी ये है कि वो दूसरे हंटर्स की पावर को 20 से 30% तक बढ़ा सकती है और ये करने की एबिलिटी पूरी दुनिया में सिर्फ सेलेनर के पास है और उसे अपग्रेडर भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार अवेकन होने के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर को बढ़ा नहीं सकता, सिर्फ जिनवू को छोड़कर। तो ये लोग हंटर्स की पावर बढ़ाने का लालच देते हैं और उन्हें अमेरिका का हंटर बना लेते हैं। डोंगसू भी इसी लालच में अमेरिका का हंटर बना था। अब इस प्रोसेस को करने के लिए जब सेलेनर जिनवू की आंखों में देखती है तो एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है जिसमें 2 आंखें उसे देख रही थीं। इससे सेलेनर बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां डेविड इनसे पूछता है कि तुम लोग जिनवू को लाने में कामयाब हुए कि नहीं। तो माइकल बताता है कि नहीं सर, क्योंकि जिनवू असल में एक किंग है। ये सुन डेविड बोलता है कि तुम कह रहे हो कि जिनवू नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है। अब सेलेनर एक्सप्लेन करती है कि जो अवेकन्ड बीइंग होते हैं वो अपनी पावर दी अदर साइड नाम की जगह से लेते हैं और दोनों के बीच के कनेक्शन को सेलेनर महसूस कर सकती है। कई बार ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे अवेकन्ड बीइंग के अंदर सूरज जैसी रोशनी दिखाई देती है और ऐसे लोगों को ही ये किंग कहते हैं। लेकिन जिनवू के साथ उसे कोई कनेक्शन दिखा ही नहीं, बल्कि जब उसने जिनवू के अंदर देखा तो उसे बस अंधेरा दिखाई दिया जो मुझे ही घूर रहा था। डेविड पूछता है कि तो क्या जिनवू एक बुरा इंसान है? सेलेनर बोलती है कि मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है या अच्छा, लेकिन जिनवू को उसकी पावर किसी दूसरी जगह से नहीं मिलती क्योंकि उसका अदर साइड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बल्कि उसकी पावर उसके अंदर से आती है, यानी कि उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। अब ये सुन डेविड सेलेनर को यहाँ से भेज देता है और माइकल से कहता है कि चलो बेसमेंट लेवल 24 में चलते हैं, हमें जिनवू को भर्ती करने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। डेविड अब बोलता है कि तुम्हें याद है जब दुनिया का सबसे पहला एस रैंक गेट खुला था तब क्या हुआ था? माइकल बताता है कि हाँ, उस डंजन ब्रेक से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। अमेरिका ने दुनिया भर के सबसे ताकतवर हंटर्स को हायर किया था और उन्हें ढेर सारा पैसा भी ऑफर किया था ताकि डंजन बॉस को मार के गेट बंद किया जा सके। लेकिन उन सब में से सिर्फ 5 हंटर्स ही जिंदा बच के वापस आए थे और फिर उन 5 हंटर्स को एक देश के बराबर की अथॉरिटी दी गई थी और यहीं से नेशनल लेवल हंटर्स के टाइटल का जन्म हुआ था। और दोस्तों, इस डंजन का बॉस था कमिश द ड्रैगन, जिसने अकेले ने सैकड़ों हंटर्स को मार गिराया था। डेविड अब माइकल को एक कमरे में लेके जाता है और उसे एक र्यून स्टोन दिखाता है जो कि इन्हें उस ड्रैगन की लाश से मिला था। उस रेड को 8 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक इन्हें कोई मेज टाइप नेशनल लेवल हंटर नहीं मिला है जो कि इस र्यून स्टोन को यूज कर पाए। तो ये स्टोन इस बेसमेंट में इंतजार कर रहा है अपने असली मालिक के आने का। और हम यहाँ पर उस ड्रैगन की लाश को भी देखते हैं जो कि साइज में बहुत बड़ी थी। कहानी अब वापस जिनवू पर आती है जिसे चाहीन ने बताया था कि वो उसे लाइक करती है। जिनवू अब आईने में देख के सोचने लगता है कि यार मैं इतना हैंडसम हूँ क्या? और जिना से जाके वो पूछता है कि मैं हैंडसम हूँ क्या? तो जिना उसे कहती है कि मेरी नजर में तो तुम गधे लगते हो, और दोनों लड़ने लगते हैं। इसके बाद जिनवू उसे बताता है कि मैंने अपनी गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है, जो नाम जिना को भी बेकार लगता है क्योंकि जिनवू अकेले थोड़ी लड़ता है, वो तो अपने शैडो सोल्जर्स के साथ लड़ता है। जिना अब बोलती है कि उसे अपनी गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड रखना चाहिए। जिना ने अपने ही नाम को उल्टा कर दिया था और ये नाम जिनवू को भी अच्छा लगता है। इधर चाहीन शर्म से लाल हो रही थी कि उसने जिनवू को बता दिया कि वो उसे लाइक करती है और जिनवू ने कहा था कि तो फिर तुम्हें मेरी गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहिए। चाहीन सोचती है कि वो तो मुझे पागल समझ रहा होगा, लेकिन इसमें गलत क्या है? उसने मेरी जान बचाई थी तो मैं उसे लाइक करती हूँ। फिर उसे याद आता है कि जब म्यूंगू का शैडो उसे हील करके वापस ठीक कर रहा था तब उसने कहा था कि जिनवू से कहना कि उसके अंदर जो शक्ति है
वो उससे संभल कर रहे और चाहिन सोचती है कि ये बात तो वो जिन्वू को बताना ही भूल गई। इसके बाद हम नाइट गिल्ड को देखते हैं, जिसमें यूनताए अपने बॉस जोंगसू को बताता है कि पास में ही एक नया गेट खुला है, लेकिन उसका एंट्री परमिट हमें नहीं मिल रहा क्योंकि ये एक टॉप टियर ए रैंक गेट है, यानी इसे एस रैंक गेट ही समझो। और क्योंकि हमारी गिल्ड में कोई एस रैंक हंटर नहीं है, इसलिए हमें परमिट नहीं मिल रहा और इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो इस गेट का परमिट भी कोई दूसरी गिल्ड ले जाएगी। अब इन्हें एक आइडिया आता है, अगर हम जिन्वू को अपने साथ ले चलें तो हमें परमिट मिल जाएगा और ये लोग जिन्वू से मिलने जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू जिन्हो को बताता है कि आजिन नाम कैसा रहेगा और जिन्हो को भी ये नाम बहुत अच्छा लगता है और वो इसे ऑफिशियल कर देते हैं। अब इन्हें बस एक मेंबर अपनी गिल्ड में जोड़ना है। जिन्हो पूछता है कि चाहिन का क्या हुआ, तो जिन्वू कहता है कि चाहिन हमारी गिल्ड के लिए ठीक नहीं है, उसे किसी और की तलाश है। तभी नाइट गिल्ड वाले यहाँ आ जाते हैं और जिन्वू को बताते हैं कि बुसान में अब तक का सबसे बड़ा गेट खुला है। बुसान सुन के जिन्वू सोचता है कि वहाँ तो जुनही भी रहती है, उससे मिलके नाश्ता करने जाऊं क्या। ये लोग जिन्वू को अपने साथ इस रेड पर चलने को बोलते हैं और इनकी जितनी भी कमाई होगी उसका 25% हिस्सा ये जिन्वू को दे देंगे। जिन्वू कहता है कि 50-50 करना है तो बोलो, वरना निकल जाओ। मजबूरी में ये लोग हाँ कर देते हैं, लेकिन डंजन बॉस जिन्वू को ही मारना पड़ेगा। जिन्वू इनसे कहता है कि आप बुसान के लिए निकलो, मैं कल डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊंगा। वो इनके साथ एक शैडो लगा देता है ताकि डायरेक्ट वहाँ टेलीपोर्ट कर सके। अगले दिन जोंगसू अपनी स्ट्राइक स्क्वाड के साथ गेट के सामने पहुँच जाता है और जिन्वू के आने का इंतजार करता है। इधर जिन्वू देखता है कि आज मौसम ठीक नहीं है, क्या पता जिन्हा अपने साथ छाता लेकर गई है कि नहीं। इसके बाद जिन्वू अपनी शैडो एक्सचेंज करके रेड वाली जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम जिना के स्कूल को देखते हैं, जिसमें 3 स्टूडेंट्स को एक कमरा साफ करने भेजा गया था। ये देखते हैं कि इस कमरे में तो एक गेट खुला हुआ है। एक बच्चा कहता है कि डरने की बात नहीं है, ये गेट हाल ही में ओपन हुआ होगा और इसके अंदर सिर्फ हंटर्स ही जा सकते हैं और बाहर कोई मॉन्स्टर नहीं आ सकता। दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि लेकिन ये कमरा तो पूरे सेमेस्टर से बंद पड़ा है, तो पता नहीं कि ये गेट कितने दिन पहले खुला था। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 7 दिन तक कोई गेट बंद नहीं किया जाए तो वो ब्रेक हो जाता है और फिर उसके अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर आ सकते हैं। इस गेट के साथ भी यही होता है, एक मॉन्स्टर का हाथ उस गेट में से निकलता है और स्टूडेंट के सिर को कुचल देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बाहर आके इन तीनों स्टूडेंट्स को खत्म कर देता है। दोस्तों, ये मॉन्स्टर्स भी हाई ऑर्क्स जैसे दिख रहे थे, लेकिन इनका कलर ग्रीन है, तो हम इन्हें ग्रीन ऑर्क्स कहकर बुलाएंगे। ये ऑर्क्स काफी इंटेलिजेंट हैं और इनके अंदर भी इंसानों को मारने की भूख है। इन्हें पता लग जाता है कि इस स्कूल में तो बहुत सारे इंसान हैं और ये उन्हें मारने निकल पड़ते हैं। इधर बच्चे मजे से खड़े थे और उन पर अचानक ही ये ऑर्क्स हमला कर देते हैं। इधर जिन्वू टेलीपोर्ट करके उस गेट के सामने चला गया था। वो देखता है कि अटैक स्क्वाड में 13 ए रैंक और 20 बी रैंक हंटर्स थे और ये सब मिलके अब गेट के अंदर जाने लगते हैं। इधर हंटर एसोसिएशन में एक लड़की का कॉल आता है जो बोलती है कि हमारे स्कूल में मॉन्स्टर घुस आए हैं। वो डर के मारे बाथरूम में छुपी हुई है और उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। वो ग्रीन कलर के मॉन्स्टर्स हैं। इतना कहते ही एक मॉन्स्टर लड़की को ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। पूरे स्कूल में मौत का तांडव हो रहा था। कई सारे बच्चे भाग निकले थे, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऊपर फंसे हुए थे क्योंकि इन ऑर्क्स ने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। ये अब एक दूसरे क्लासरूम में जाते हैं और ये और भी स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं। एक ऑर्क बोलता है कि मुझे यहाँ माना महसूस हो रहा है, यानी इनमें से कोई अवेकन्ड बीइंग है, तो सबसे पहले उसे मारो। ये लोग सोंगयी की बात कर रहे थे जो जिना के साथ खड़ी थी और जिना बस अपने भाई जिन्वू को याद कर रही थी। सोंगयी भले ही ई रैंक है, लेकिन वो इनसे लड़ने का बोलने लगती है, पर जिना उसे मना करती है। ऑर्क पूछता है कि तुम इस लड़की की बात कर रहे थे? तो दूसरा ऑर्क बोलता है कि नहीं, इससे भी पावरफुल लड़की उसके बाजू में खड़ी है, यानी कि जिना। अब दोस्तों, क्योंकि जिन्वू ने जिना की सेफ्टी के लिए उसकी शैडो में अपने शैडो सोल्जर्स छोड़े हुए हैं, तो वही माना ये ऑर्क्स महसूस कर रहे थे। अब ये ऑर्क सीधा जिना को मारने जाता है, लेकिन जिना की शैडो में से एक रेड ऑर्क बाहर आ जाता है और उसे बचा लेता है और ग्रीन ऑर्क को मुक्का मार के छत से बाहर फेंक देता है। जिना की शैडो में से पूरे 3 रेड ऑर्क्स बाहर निकलते हैं। जिना समझ जाती है कि ये जिन्वू ने ही किया होगा। दूसरी तरफ जिन्वू डंजन के अंदर था, जहाँ उनका सामना एक
ओगर से होता है, जिनके बाद इनके सामने आर्मी ऑफ अनडेड भी आ जाती है। अब अचानक ही जिन्वू को महसूस होता है कि जिना खतरे में है। वो जोंगसू से कहता है कि मुझे जाना होगा। जोंगसू बोलता है कि तुम्हारे बिना तो हम खतरे में आ जाएंगे। तो जिन्वू कहता है कि मैं अपनी जगह यहाँ किसी को छोड़ के जाऊंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। इसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है और उसे ऑर्डर देता है कि इंसानों को प्रोटेक्ट करो और बाकी मॉन्स्टर्स का क्या करना है ये तुम जानते ही हो। वो बेरू के साथ यहाँ 20 एंट सोल्जर्स को भी छोड़ देता है। अब क्योंकि जिन्वू 3 घंटे में सिर्फ एक बार ही टेलीपोर्ट कर सकता है तो वो सीधा टेलीपोर्ट करके जिना के पास नहीं जा सकता। जिन्वू अब भागकर गेट से बाहर जाने लगता है, लेकिन उसके सामने कुछ अनडेड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिन्वू अपनी तलवार निकाल के उन्हें मारने को तैयार था, लेकिन वो सभी अनडेड जिन्वू के सामने सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। जिन्वू को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। वो एक नेक्रोमेंसर है शायद इसलिए। जिन्वू गेट से निकलते ही काइसेल को बुलाता है और उससे कहता है कि जल्दी से मुझे अपनी बहन के पास ले चलो। इधर रेड ऑर्क्स ने उन तीनों ग्रीन ऑर्क्स को पकड़ के मार दिया था। जिना पूछती है कि क्या जिन्वू यहाँ पर है, तो ऑर्क उसे अपने पीछे रहने का इशारा करता है। इसके बाद हम ग्रोक्टर को देखते हैं जो कि इस ग्रीन ऑर्क ट्राइब का लीडर है। उसे बताया जाता है कि 3 रेड ऑर्क्स इंसानों की मदद कर रहे हैं। ये सुन ग्रोक्टर गुस्सा हो जाता है। हमारे योद्धा 3 ऑर्क्स को नहीं मार पा रहे, कितनी शर्म की बात है, मैं खुद उन्हें चीर के रख दूंगा। अब ग्रोक्टर शेडो ऑर्क्स के सामने जाता है और उन्हें अपनी सोर्ड से काट देता है, लेकिन क्योंकि वो तो शेडो है तो उन्हें कुछ नहीं होता और वो फिर से ठीक हो जाते हैं। ग्रोक्टर सोचता है कि इन पर किसी ने जादू किया है, मैं इन्हें कितनी भी बार काट दूं ये फिर से ठीक हो जाएंगे। और उसके अंदर की आवाज उसे बार बार इंसानों को मारने का कह रही थी। ग्रोक्टर समझ जाता है कि ये लोग जिना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इन पर जादू भी उसी ने किया होगा। तो वो अपने साथियों को शेडो सोल्जर्स से लड़ने का बोलता है और खुद जिना का सिर पकड़ के उसे उठा लेता है और कहता है कि अब तुम मरोगी। वो जिना को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो जिना को छोड़ देता है। वो बोलता है कि कुछ इस तरफ आ रहा है, कुछ बहुत ही डरावना, सब भागो यहाँ से। और तभी स्कूल की छत तोड़ते हुए जिन्वू यहाँ आ जाता है और जिना के सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अब तुम सुरक्षित हो। अपनी बहन को खतरे में देख जिन्वू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। ग्रोक्टर बोलता है कि मैं ग्रोक्टर हूँ, रेड ब्लेड ऑर्क्स का लीडर। लेकिन जिन्वू उसकी बात बीच में ही काट देता है और कहता है कि तुम मुंह बंद करके वहीं खड़े रहो। और दोस्तों जिन्वू गुस्से में बहुत डरावना दिख रहा था। जिना अब रोते हुए उसे गले लगा लेती है और जिन्वू उसे बोलता है कि सॉरी मुझे देर हो गई, लेकिन अब तुम सेफ हो। वो सोंगयी और बाकी स्टूडेंट से भी पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। इसके बाद वो इग्रिस को समन करता है और कहता है कि तुम जिना के साथ रहो। वो और भी शेडो सोल्जर्स को बुलाता है कि इन स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर लेकर जाओ और वो स्टूडेंट्स को यहाँ से खाली करवा देते हैं। अब एक ऑर्क डर के मारे कांप रहा था तो जिन्वू बोलता है कि मैंने कहा ना सीधे खड़े रहो। ग्रोक्टर कहता है कि अच्छा वो ऑर्क्स तुम्हारे सोल्जर्स थे, तुम कौन हो और तुम्हें हमारी भाषा कैसे पता है। जिन्वू बस गुस्से में खड़ा था तो ग्रोक्टर अपने साथियों को उस पर अटैक करने को कहता है। एक ऑर्क भाग के उसे मारने जाता है, लेकिन जिन्वू उस ऑर्क का हाथ पकड़ के उसकी उंगलियां ही तोड़ देता है और फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर उसके मुंह पर एक लात मार के उसे खत्म कर देता है। अब 2 ऑर्क्स उस पे हमला करने आते हैं तो जिन्वू अपनी टेलीकिनेसिस वाली पावर से उसे आपस में टकरा के मसल देता है। अब 5-6 ऑर्क्स उस पे हमला करने आते हैं तो जिन्वू अपने पंजे से ही उन सबको चीर देता है। इसके बाद वो ग्रोक्टर का मुंह पकड़ के उसे दीवार में घुसा देता है। क्लासरूम के बाहर आने पर उसे पता चलता है कि इन लोगों ने कई स्टूडेंट्स को मार दिया है। वो गुस्से में पूछता है कि तुम लोग इंसानों को मारने के पीछे क्यों पड़े रहते हो। ग्रोक्टर बोलता है कि हमारे अंदर की आवाज हमें इंसानों को मारने का बोलती है। जिन्वू पूछता है कि तो फिर मेरे बारे में तुम्हारी आवाज क्या कहती है। ग्रोक्टर रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। जिन्वू बोलता है कि तुम भी मुझे इंसान नहीं मानते, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जिन्वू अपना डैगर निकाल के उससे ग्रोक्टर को मार देता है। इधर डंजन में बेरू और बाकी सोल्जर्स अनडेड को मारने जा रहे थे। गलती से एक हीलर को चोट आ जाती है तो बेरू वहाँ आके तुरंत ही उसे हील कर देता है और वो लड़की बोलती है कि ये तो हीलिंग में मुझसे भी अच्छा है। इसके बाद इनके सामने फाइनल बॉस आ जाता है जो था आर्क लिच।
जोंगसू बोलता है कि आर्क लिच सबसे खतरनाक डंजन बॉसेस में से एक है। चाइना में आर्क लिच ने एक पूरी गिल्ड को ही खत्म कर दिया था और वहाँ डंजन ब्रेक हो गया था। आखिर में लिu ज़िगैंग ने सब कुछ संभाला था, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है। तो हम जैसे ए रैंक हंटर्स तो इस बॉस के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। अनडेड आर्मी भी इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और इन्हें समझ नहीं आता कि जिन्वू के बिना ये क्या करेंगे। तभी बेरू यहाँ आ जाता है, जिसे देख डंजन बॉस कहता है कि तुम तो आर्मी ऑफ शेडोज हो, किंग की पर्सनल आर्मी यहाँ हम पर अटैक करने को क्यों आई है। बेरू बोलता है कि हमें किंग ने चुना था और तुम्हें नहीं। डंजन बॉस कहता है कि ये तो नामुमकिन है, मैं खुद किंग से बात करना चाहता हूँ। लेकिन बेरू तुरंत उसके पास जाके उसके सीने में अपना हाथ घुसा देता है और बोलता है कि तुम उसके लिए जिंदा बचोगे तब ना। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही कमाल का था, लेकिन जिन्वू को सब किंग क्यों बोल रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला एपिसोड भी लेकर आऊं तो कमेंट में यस जरूर लिखें।